हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की स्टडीज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं? फटाफट से कमेंट में बता देना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने चालू किया है जिसमें हम आपको दोबारा से साइंस और मैथ्स को पढ़ा रहे हैं। तो न्यू बैच का ऑलरेडी आप देख सकते हो 9th स्टैंडर्ड साइंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और इसके बाद के 6th और 7th चैप्टर्स भी फिलहाल में ये जो वीडियो आपको देखने मिल रहा होगा तब तक हो चुके हैं। तो आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट हो तो प्लीज चेकआउट करते रहना। न्यू प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है, उसको भी चेकआउट करते रहना। और पूरा सिलेबस तो पहले से ही जो व्हाइट बोर्ड के वीडियो है वो भी प्रेजेंट है, तो वो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा सिलेबस आपके सामने, आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो रिवॉल्यूशन, जो सपना हमने देखा है कि पिछले 4 साल से हम लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, पूरे गांव गांव तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो शायद कहीं पे पढ़ नहीं पा रहे होंगे, कहीं किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, फ्री में पढ़ना चाह रहे होंगे, तो जरूर से हमारा चैनल उनको हेल्प करेगा। बट ये चीज़ तभी हेल्प करेगा जब उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जरूर से हमारे वीडियोस को उन बच्चों तक जरूर से शेयर करना जिनको वाकई में ज़रूरत होगी, ठीक है? प्लीज़ तो जरूर करना। बाकी तो रात दिन एक करके मेहनत करने के लिए हम तो तैयार हैं, हमेशा आ जाते हैं आपके सामने। एक बार पूरा पढ़ा रखा है, दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे ताकि ऐसे हमारे वीडियोस आगे भी सालों साल चलते रहे और आप लोग वीडियोस देखते रहे। कर दोगे इतना मेरे लिए? चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 5वां चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेसिन एंड सॉल्ट्स, इसकी शुरुआत हमने की थी। फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है एसिड, बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। अरेनियस थियरी हमने बताया था कि अगर H+ आयन होता है तो एसिड होता है, OH- आयन निकलता है तो बेस होता है, अरेनियस थियरी की हेल्प से। फिर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था एसिड और बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 1, तो जाके देखो। ये है लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीजों की जो कि डिपेंड करेगा रिएक्शंस के ऊपर। तो वो क्या होने वाला है ये सब चीज आप लोग को पता चलेगा। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है दोस्तों, दैट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, ठीक है? दैट द सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसमें हमने 2 तरीका ढूंढा था, ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी देखा था और मोलैरिटी के हिसाब से भी देखा था। तो जाके देखो, लास्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पीएच। तो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का एक फुल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो पीएच एक ऐसा चीज है जो जनरल तौर पे हम पीएच पेपर से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम कभी भी कोई चीज को चेक करते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, तो हम यूजुअल लेते हैं एक पीएच पेपर। पीएच पेपर जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे एक पीएच पेपर होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका एक पेपर होता है। और उस पेपर में बहुत सारे कलर कोड्स होते हैं और वैल्यूज होते हैं, ठीक है? नॉर्मल तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक वैल्यूज होते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपका दिखता है वो, ठीक है? ये कुछ कलर कोड्स होते हैं और वो कलर कोड्स के हिसाब से कुछ वैल्यू होते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, ये कलर कोड है, पहले इसको समझ लो। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना कि हमारा जो कलर कोड होता है या फिर जो पीएच होता है उसका वैल्यू जो होता है वो होता है लगभग 0 से लेके 14 तक, ठीक है? अब 0 से लेके 14 है, इसका मतलब क्या है कि इस 0 से लेके इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है? तो जनरल तौर पे ये जो 7 नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ये जो 7 नंबर दिख रहा है इसको बोला जाता है न्यूट्रल। यानी कि अगर किसी भी चीज का पीएच 7 आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है? लेकिन अगर वही मैंने पीएच मेजर किया और पीएच मेजर का वैल्यू जो आया दैट इज लेस देन 7 आया, मतलब इस डायरेक्शन में आया कि या तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि वो जो सब्सटेंस होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर, यानी वो एक एसिड है, ठीक है? उसका जो पदार्थ है वो एक एसिडिक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें जो हाइड्रोजन होगा H+ आयन डिसोसिएशन होने के बाद आ रहा होगा, तभी तो वो एसिड हुआ, ठीक है? तो पीएच पेपर से अगर हम चेक करेंगे, उस पीएच पेपर को अगर किसी लिक्विड में किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में डालेंगे तो अगर 7 से कम दिखा रहा है, रीडिंग उसका 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो समझ जाना कि वो एसिड है, एसिडिक है, ठीक है? 7 आ रहा है तो न्यूट्रल होता है। और 7 न्यूट्रल कब होगा? एक ही कंडीशन में होता है, एकदम शुद्ध पानी जो होता है, एकदम प्योर क्लीन वाटर जो होता है, उसका पीएच 7 आता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है इसके अलावा जिसका पीएच नॉर्मल तौर पे 7 आ जाए, लेकिन न्यूट्रल हमेशा एक प्योर पानी होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 8 9 10 11 12 13 14, इसके बाद जो भी नंबर आता है, मान लो 7 के बाद 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐसा करते करते आ रहा है, तो वो जो सब्सटेंस होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो कहने का मतलब क्या है
कि हमारा जो ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन है ये क्या बताता है कि आप कोई भी अगर एक सॉल्यूशन ले रहे हो, कोई भी सॉल्यूशन हो रहा है, एक शक्कर का सॉल्यूशन ले लिया, एक नींबू डाल के उसमें सॉल्यूशन बना लिया, कोई भी चीज का सॉल्यूशन ले रहे हो, उसका पीएच अगर आप चेक करते हो तो वो पीएच के हिसाब से आप बता सकते हो कि वेदर दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं हम लोग। तो यहां पे आप देख सकते हो कि बीच में एक वैल्यू दिया हुआ है दैट इज न्यूट्रल, जो कि आप देख पा रहे होंगे बीच में एक चीज लिखा हुआ है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कुछ ऐसी चीज होगी जो न्यूट्रल होगी, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ ऐसी चीज होगी वो न्यूट्रल होगी। तो न्यूट्रल क्या होता है, जिसका पीएच जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 7 के आसपास होता है या फिर प्रॉपर 7 होता है। तो जैसे मैंने बोला प्योर वाटर ले लो या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लो, उसका यहां पे लिख के रखा है कि आपका जो पीएच वैल्यू है वो है 7, लेकिन उसके ऊपर जो भी रहेगा वो लगभग एसिड्स होते हैं। और जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 7 है लेकिन 7 से थोड़ा ही कम है, 6.5 है, 6.8 है, तो वो क्या होगा, वो भी लगभग न्यूट्रल के बराबर है, पर वो है तो एसिड वाले जोन में ना। 7 से कम है लेकिन एसिड वाले जोन में है, लेकिन कम एसिड है, यानी वो एसिड कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। तो जितना ज्यादा कम नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 के आसपास अगर कोई आ रहा है पीएच, तो मतलब वो एसिड है लेकिन वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ पे बैनर लगाया हुआ है, नीचे वीक एसिड का लगाया हुआ है। ठीक है, तो पहले एसिड की बात कर लेते हैं। ये इतना जो पढ़ने वाले हम लोग, ये अभी एसिड के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले 1 मोलार HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूंगा, तो उसका पीएच 0 होता है। तो उसका पीएच 0 है, मतलब भाई उसका स्ट्रॉन्गनेस कितना होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। 1 मोलारिटी का HCl अगर मैं ले लूंगा तो उसका पीएच 0 लिखा हुआ है, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट के अंदर भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है, आपको पता ही होगा। तो वो भी क्या है, उसका भी पीएच अगर आप देखोगे तो 1 है। लेमन जूस, नींबू जूस पीते हैं, नींबू पानी नहीं है, नींबू का रस जो होता है उसका एसिड लेवल 2.5 है, पीएच लेवल 2.5 है। विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, उसका पीएच 3 है। टोमेटो का जूस, उसका पीएच 4.1 है। ब्लैक कॉफी, उसका पीएच 5 है। तो इससे ये पता चला ब्लैक कॉफी भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है, यानी अगर आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप एसिड ले रहे हो। ठीक है, बट वो एसिड उतना नुकसान नहीं करता जितना नॉर्मल एसिड। फिर एसिड रेन की बात कर ले, जो बारिश होती है एसिड की, देखा है आपने बहुत सारी केमिकल फैक्ट्री जहां होती है वहां एसिड की बारिश होती है। ठीक है, तो ये 5.6 होता है। यूरिन, हमारा जो टॉयलेट होता है, यूरिन जो होता है उसका पीएच 6 होता है। और रेन जो नॉर्मल बारिश जो आती है और दूध जो होता है उसका पीएच होता है 6.5। तो इससे पता चला कि ये क्या है, एसिड से, क्योंकि इसके पीएच लेस देन 7 है। तो ये सब एसिड है, और जिसका सबसे कम वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका थोड़ा ज्यादा वैल्यू होता गया वो थोड़ा सा वीक एसिड है। अब वही हम बात कर लेंगे बेस की। तो बेस कौन कौन से होते हैं, जिसका पीएच 7 से बड़ा रहेगा। तो यहां पे आप देखोगे तो वीक बेसिस से शुरू हो रहा है यहां पे, और वो स्ट्रॉन्ग बेसिस तक जा रहा है। ठीक है, तो वीक बेसिस क्या हो रहा है, देखो 7 के बाद से, तो 7.4 ब्लड, हमारा जो खून होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4, मतलब ये बेसिक में आ जाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा हो गया, उसका 8.5 होता है। टूथपेस्ट हम करते हैं यूजुअली 9.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है। लाइम वाटर यानी नींबू का पानी, या फिर लाइम वाटर को एक और टर्म होता है चूना का पानी, चूना जो होता है चूना मारने वाला, उसको हम बोल सकते हैं 11 होता है पीएच। एंड लास्ट में 1 मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, हमने पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका 14 है, मतलब सोचो कितना ज्यादा बेस होगा ये, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन डिटरमाइन कि इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो याद रखना एसिड कौन सा है, जो 0 से लेके 7 के अंदर रहेंगे वो एसिड होते हैं, और उसमें भी अगर जो 0 1 2 3 पे रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड, और जो 5 6.5 सब पे रहेंगे वो थोड़े से वीक एसिड होते हैं। वही बेस पे भी अप्लाई होता है। 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 के ऊपर जाते जाओगे तो वीक बेस, और एकदम 14 तक पहुंच गए तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पीएच स्केल क्या है, एक्सटेंड करता है 0 से लेके 14 तक। याद रखना पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन 7 से कम होता है, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, और पीएच ऑफ 7 जो रहता है अगर 7 पे रहेगा तो वो प्योर वाटर का होता है, जो कि होता है न्यूट्रल। तो ये चीज आपको बस याद रखनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पीएच अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो पीएच का काम क्या होता है कि पीएच क्या करता है कि आपका जो भी पीएच पेपर होता है वो पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन में हम जब डिप करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, एक कलर मिलता है। तो वो कलर हम क्या करते हैं, इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। लेकिन पीएच के अलावा भी ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो नॉर्मल तौर पे ये बताते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा होगा बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स थे, जैसे फिनोफ्थेनिल था,
मिथाइल ऑरेंज था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीज ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, करेक्ट है? तो वही चीज है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या बोलता है कि अगर हम बात करें पीएच स्केल की, तो जो पीएच होता है सॉल्यूशन का वो वैरी करता है लगभग 0 से लेके 14 तक, कुछ भी आ सकता है, वेदर इट विल बी एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, वो आ सकता है। तो उसके हिसाब से उसका जो स्ट्रेंथ होता है, एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ होता है, उसके हिसाब से वो चीज आती है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है, ठीक है। अब इसी चीज को शो करने के लिए वेरिएशंस जो होती है पीएच की, इसी चीज को शो करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ही अलग अलग टाइप के यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मार्केट में देखे जाते हैं, जिसमें फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस हो गया, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? अगर आप देखोगे तो हमने जो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू किया था, कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट से लेके उसका जो पूरा पीएच का पार्ट है, यानी जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का पार्ट है, ये कवर कर दिया। अब जो अगला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बताता है हमारा रिएक्टिविटी किसका, एसिड और बेस का। जो भी हमने एसिड पढ़ा, जो भी हमने बेस पढ़ा, उसके रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। तो जनरल तौर पे हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस की। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उसमें न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल करना। कोई भी चीज न्यूट्रल कब होगी? जब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आपको याद होगा, एक एटम होता है, एक एटम के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन भी होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, एंड दैट्स व्हाई पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इसीलिए एटम को कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल हो गया। तो यहां पे भी सेम वही फंडा अप्लाई होता है कि व्हेनेवर एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जिसमें अगर एक एसिड है और एक बेस है, तो जब एक कोई एसिड और एक बेस जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है? एक रिएक्शन होता है, और वो दोनों रिएक्शन के होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके दो नए चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसमें एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे, अगर ध्यान देना, एग्जाम्पल कि मैंने कोई एक एसिड ले लिया, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया मैंने, HCl जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक एसिड है, ठीक है? ये एक मैंने क्या ले लिया? एसिड ले लिया। प्लस मैं क्या कर रहा हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं मैं। ये क्या ले रहा हूं मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप जानते हो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। तो मैंने क्या किया? यहां पे एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया, और जब इन दोनों का रिएक्शन में करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? NaCl मिल रहा है और H2O मिल रहा है। तो NaCl क्या है? यहां पे NaCl है मेरे लिए सॉल्ट। क्या मिल रहा है? ये मेरे लिए नमक है। सोडियम क्लोराइड एक नमक है जो कि हमें मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। तो इससे एक चीज क्या पता चला कि व्हेनेवर इन एनी रिएक्शन व्हेन आपका जो एसिड होता है जब रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड इट गेट सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी था, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कभी भी रिएक्टिविटी के ऊपर एसिड और बेस का, तो हमेशा याद रखना कि रिएक्टिविटी की जब भी बात आएगी, न्यूट्रलाइजेशन की जब भी बात आएगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एसिड और बेस में। इसीलिए जनरल तौर पर क्या होता है, मैं आपको एक जनरल नॉलेज भी बता देता हूँ कि हमको कभी कभी क्या होता है, हम स्पाइसी खाना खाते हैं या फिर कुछ ऐसा खाना खाते हैं तो हमें पेट में जलन होती है, तो हम क्या करते हैं? एसिडिटी हम लोग बोलते हैं ना, यार पेट में थोड़ा जलन हो गया, एसिडिटी हो गया, तो हम क्या करते हैं? क्या लेते हैं? दुकान में जाते हैं, हम लोग लेते हैं इनो लेके आते हैं, ठीक है? हम लोग कोई लिक्विड लेके आते हैं तो हम वो पीते हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे जो इनो वगैरह जो होता है या फिर जो भी हम लोग पीते हैं वो उस पर्टिकुलर ड्रिंक को, तो उसमें होता है बेस, यानी क्या होता है? उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो बेस का काम करती है। तो आपके अंदर एसिड था, आपने बाहर से क्या ले लिया? लिक्विड के फॉर्म में बेस ले लिया, तो आपके अंदर एसिड और बेस दोनों मिलकर अंदर क्या करेंगे? एक रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, वो अंदर की चीजें न्यूट्रल हो जाएगी और पानी और सॉल्ट बन जाएगा, और जिससे आपको फिर रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ अब मेरा पेट जलन जो है आराम हो गया। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। समझ में आ गया? चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, यानी कि जो एसिड होता है उसका मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है। तो जनरल तौर पे क्या होता है, कोई भी मेटल की जब मैं बात करूं तो मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट, यानी एसिड जो थोड़ा सा वीक होता है, डाइल्यूट मतलब पानी में मिलाया हुआ, करेक्ट है? तो जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है उसका सॉल्ट, और साथ ही में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप उसको कर सकते हो तो जरूर से करना, जरूर से आपके स्कूल्स वगैरह में कराएंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया मैंने, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या रखा है? HCl ले लिया,
ठीक है, और उसके अंदर डाल दिया मैग्नीशियम, जो एक मेटल होता है, आपको पता है मैग्नीशियम, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, रिबन जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल दिया। तो जैसे HCl और मैग्नीशियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, एक रिएक्शन होने लगेगा। मैग्नीशियम क्या है, ये एक मेटल है, मैग्नीशियम इज नथिंग बट व्हाट, हियर द मैग्नीशियम इज मेटल, एंड एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड जो है वो यहां पे क्या ले लिया है मैंने, HCl ले लिया है। तो मैग्नीशियम और जब HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, यानी मैग्नीशियम और HCl ने जब रिएक्ट किया, मैग्नीशियम सॉलिड था, HCl लिक्विड के फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, ये दोनों जब रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बनाया जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ ही में निकल गया हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर से जो ट्यूब निकाला हुआ है, जो पाइपलाइन निकाला हुआ है, इसमें से जो हाइड्रोजन गैस है बाहर निकलेगा, और अगर आप यहां पे कोई माचिस जला के रखोगे तो वो उसमें आग पकड़ लेगा, जिससे ये पता चलेगा कि यहां से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो अक्सर ये देखने मिलता है कि वो उसका सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है, और एक इन्फ्लेमेबल गैस यानी एक ज्वलनशील पदार्थ, जिसको ज्वलनशील गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस होता है जो आग लगा सकता है, तो एक जो इन्फ्लेमेबल गैस जो है हाइड्रोजन निकलता है। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस। मतलब ये जो मेटल था उसी के अंदर मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ चला गया और हाइड्रोजन को साथ में लेके हाइड्रोजन को रिलीज करवा दिया, और एट द सेम टाइम मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक रेडिकल। यहां पे जो मेटल था वो बेसिक रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम का सॉल्ट बन गया, तो एक बेसिक रेडिकल में कन्वर्ट हो गया जो कि एसिडिक रेडिकल का कंबाइन होके सॉल्ट बना दिया, MgCl2 बना दिया। तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके है। तो चलो, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, ये हमारा पहला, मतलब पहला नहीं बोल सकते, इस रिएक्टिविटी सीरीज का दूसरा टॉपिक था। वैसे एक और टॉपिक है हमारा जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। यानी अब मुझे क्या करना है, एसिड लेना है लेकिन उसको रिएक्ट करना है किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ। यानी इधर पे भी कोई मेटल रहेगा लेकिन मेटल का ऑक्साइड रहेगा। तो सबसे पहले कोई मेटल लो, मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो उसका मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसी भी पर्टिकुलर डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड और डाइल्यूट एसिड का जब दोनों का रिएक्शन होगा तो वो बनेगा उसका सॉल्ट, एंड साथ में पानी जो है एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे एक रेड ऑक्साइड होता है, आपको पता है, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड इज Fe2O3, फेरस ऑक्साइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो Fe2O3 केमिकल फॉर्मूला है रेड ऑक्साइड का। तो ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है HCl के साथ। अभी Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, फिर इसको नॉर्मल तौर पे आप रेड ऑक्साइड के तौर पे याद रखो। तो रेड ऑक्साइड क्या है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, यानी आयरन एक मेटल था, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना दिया, यानी फेरिक ऑक्साइड बना लिया, रेड ऑक्साइड बना लिया। अब ये रेड ऑक्साइड क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन में जाएगा, यानी Fe2O3 जो था, ये जो है हमारा एग्जांपल है, यहां पे देखो आप, तो ये जो Fe2O3 ये क्या है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, बराबर। तो ये मेटल का ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन में जा रहा है, और जैसे वो रिएक्शन करेगा तो ये Fe दिख रहा है और इसके अंदर का जो क्लोरीन है वो दोनों एक साथ आ जाएंगे, ताकि वो क्या बना सके, रेडिकल फॉर्म करके एंड वो सॉल्ट बना सके। तो यहां पे क्या बन रहा है, FeCl3 बन रहा है, यानी एक सॉल्ट यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही में क्या बन गया, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन मिलके पानी बना दिया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज गोइंग आउट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पे वही चीज हुआ कि जो यहां पे जो मेटल ऑक्साइड था उसने जब HCl के साथ रिएक्ट किया, यानी कोई भी एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो उसने बनाया वाटर सोल्यूबल सॉल्ट जो कि FeCl3 था, और साथ ही में एक पानी जो है बाहर निकल गया, और येलोइश कलर का यहां पे थोड़ा सा पानी निकलता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल है, इसको आप याद रख सकते हो, ये वाला एग्जांपल भी याद रख लेना कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका भी मैंने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में पानी निकल गया। तो इस तरीके से आप कोई भी मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन कर सकते हो डाइल्यूट एसिड के साथ। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये भी एक रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और टॉपिक है हमारा जो कि होने वाला है रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। मतलब अब नॉन मेटल लूंगा, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाऊंगा, और उस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा डाइल्यूट बेसिस का रिएक्शन। और एसिड का खत्म हो गया, बेस का रिएक्शन है। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस जनरली रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यानी कोई भी बेस अगर है वो अगर नॉन मेटल के भी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसीलिए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ऑब्वियसली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल को मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो एग्जांपल मैंने ले लिया, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड
प्लस मैंने ले लिया एक बेस जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ले लिया, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे Na और ये CO2, Na CO2 और साथ में एक और ऑक्सीजन लेके Na2CO3 बन गया जो कि एक सॉल्ट बन गया, यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया और साथ ही में क्या बन गया, वाटर जो है सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से भी आप रिएक्शन देखोगे तो पॉसिबल है कि बेस के साथ भी कोई पर्टिकुलर नॉन मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और एक आखिरी रिएक्शन है, इसको भी आप देख लो, फिर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के कार्बोनेट्स और उसके बाइकार्बोनेट के साथ कैसे एसिड रिएक्ट करता है वो देखो। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है, यहां पे अगर आप देखोगे एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि कभी भी एक लाइम वाटर ले लो, लाइम वाटर आपको पता ही हो, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। तो लाइम वाटर, जब भी लाइम वाटर के ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करोगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आता है कि डैश टर्न्स द लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है, जब लाइम वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो लाइम वाटर जो होता है वो थोड़ा सा चूना पानी होता है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज होकर मिल्की बन जाएगा, दूध जैसा दिखने लगेगा, वो क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्रोड्यूस होता है रिएक्शन ऑफ एसिड कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स के साथ। मतलब ये जो CO2 गैस जो था ये कहां से आया, नॉर्मली हमारे पास तो सिर्फ लाइम वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कहां से लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड में लेकर आया कहां से, जब एसिड ने रिएक्शन किया किसके साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जो मेटल्स के सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट ऑफ मेटल्स, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो उसके साथ जब रिएक्शन किया, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जो सॉल्ट होते हैं ना कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स मेटल के, उसके अंदर जब रिएक्शन हो रहा था एसिड के साथ तो उसमें से CO2 निकला और वही CO2 जब लाइम वाटर के कांटेक्ट में आया तो उसको क्या बना दिया, उसने मिल्की बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का इस रिएक्शन में, ठीक है, लाइम वाटर के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे आप देख सकते हो रिएक्शन लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डाला क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर और साथ में पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये सभी चीज हमने बता दिया है और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो भी रिएक्शंस के अंदर आते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो हमने कवर करा दिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में आप देखोगे तो बहुत गिने चुने टॉपिक्स रह गए हैं रिगार्डिंग द सॉल्ट्स, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एंड बाकी और भी चीजें हैं, तो उसको हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज का लेक्चर इसी के साथ हम एंड करते हैं, बस आप लोग वेट करना लेक्चर नंबर 3 का और वो चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।